नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड लेक्चर शुरुआत करने जा रहे हैं। सेकेंड लेक्चर की ओरिजिन ऑफ आईपी यानी कि आईपी लेजिस्लेशन का पार्ट 2 हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। सेकेंड लेक्चर है हमारा आईपीआर का और उसमें हमारा ये सेकेंड पार्ट है आईपी लेजिस्लेशन का। पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी भारत में शुरुआत कब हुई, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की शुरुआत वर्ल्ड में कब हुई और साथ ही साथ भारत में कब हुई। अब आप सबको पता है कि अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पूरी की पूरी 10 कैटेगरी समाई हुई हैं। और वो 10 कैटेगरी कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होगी। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जीआई है, एसआईसीएलडी, ऐसे टोटल हमारी 10 कैटेगरी हैं। अभी आगे पूरी हम नहीं बात कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ऐसे टोटल हमारी 10 कैटेगरी हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक कैटेगरी कवर कर ली थी जो कि है पेटेंट। मतलब पेटेंट की शुरुआत कब हुई, भारत में पेटेंट की शुरुआत कब हुई और अभी रिसेंटली हमारा लेटेस्ट पेटेंट के ऊपर कौन सा कानून है और इसने किस किस को रिप्लेस किया है, इसके कितने कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 दोस्तों। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जितनी भी हमारी रिमेनिंग 9 कैटेगरीज हैं, इन 9 कैटेगरीज के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। इनकी शुरुआत भारत में कब हुई, क्या क्या इनमें अमेंडमेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब हमारा ये टॉपिक आएगा, स्पेशली जैसे मान लीजिए कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है, तब हम उसको पूरा डीप में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई भारत में। एटलीस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, वो ये आता है कि अगर आपके मन में इस सब्जेक्ट को लेकर कोई डाउट आता है तो आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में एक कैंडिडेट ने हमसे सवाल पूछा था, उन्होंने यूट्यूब पर कमेंट किया है हमारे पिछले वीडियो में और बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है। उन्होंने बोला है, सर रिसेंट अमेंडमेंट थ्रू जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 हैज़ अमेंडेड पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन एक्ट, प्लीज़ कन्फर्म दिस। तो आपकी बात एकदम सही है। जी हाँ, 2023 जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 में देखिए दोस्तों, ये जो आपका एक्ट आया था, इसमें जो अमेंडमेंट हुए थे ये मेजर अमेंडमेंट नहीं थे। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं जो हमारा पेटेंट का अमेंडमेंट था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि पेटेंट एक्ट के टोटल 3 अमेंडमेंट हुए हैं। टोटल कितने अमेंडमेंट हुए? 3 हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? 1999, 1999, 2002 एंड 2005। और ये सारे क्यों हुए हैं ये भी मैंने आपको बताया। सबसे पहला ये क्यों हुआ है, ट्रिप्स कंप्लायंस था, उसको फॉलो करना था, ठीक है। दूसरा क्या था, जो आपका टर्म था पेटेंट का वो 14 ईयर से बढ़ा के 20 ईयर्स किया गया था। और सबसे लास्ट वाला क्या था, आप सबको पता होगा कि पहले क्या होता था, जो फार्मास्यूटिकल्स जो हमारा उसमें पेटेंट के अंदर था, फार्मास्यूटिकल्स वाला जो भी पार्ट था, उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग पूरे प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं देते थे। हम लोग किसको पेटेंट देते थे? जो प्रोसेस होता था, सिर्फ प्रोसेस को पेटेंट देते थे। तो इन्होंने बोला नहीं, हम प्रोसेस नहीं, हम पूरे प्रोडक्ट का पेटेंट देंगे। तो उसके लिए फाइनली इन्होंने 2005 वाला अमेंडमेंट किया। तो समझ गए आप, प्रोडक्ट को भी ऐड करना था। जो भी फार्मास्यूटिकल्स या एग्रोकेमिकल्स इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट थे, इनको पहले पेटेंट नहीं मिलता था, सिर्फ जो प्रोसेस होता था उसको पेटेंट मिलता था। सो फाइनली इन्होंने तीसरा अमेंडमेंट किया, बोला हम पूरा होल प्रोडक्ट जो होगा उसको भी अमेंडमेंट देंगे। सो इन्होंने 3 ये मेजर अमेंडमेंट किए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी बात आ रही है जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिकली क्या था, इसमें क्या चेंजेस किए गए? इसमें कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए, इसमें बहुत माइनर चेंजेस हुए। जैसे कि सिंपल इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? बस ये एक शब्द में पूरा का पूरा आपको आंसर मिल जाएगा, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया पहली चीज़ तो ये है कि जो जेल टर्म इसमें यूज़ किया गया, जेल टर्म, ये टर्म इन्होंने रिमूव कर दिया। दूसरा जो फाइन था हमारा, वो फाइन को इन्होंने कुछ इंक्रीज कर दिया। सो ये छोटे छोटे माइनर चेंजेस हुए, इसलिए हम नहीं काउंट कर सकते हैं इसको अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट हुआ है बट बहुत माइनर है, इसलिए हम इसको नहीं काउंट कर सकते। अगर हमसे क्वेश्चन आएगा तो हमें उसका आंसर करना ओनली 3 टाइम्स, नॉट 4 टाइम्स। ध्यान रखिएगा, 4 टाइम्स अमेंडमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ 3 टाइम्स अमेंडमेंट हुए हैं। जो ये जनविश्वास अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत छोटा सा माइनर से चेंजेस किए गए हैं। तो उसके लिए जनविश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 था।
बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि पेटेंट एक्ट में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, सो करेक्ट आंसर इज 3। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों हुआ। आई होप ये आपका जो आपका सवाल था इसका आपको रिप्लाई मिल गया होगा। ऐसे ही आपके मन में और भी बहुत सारे जो भी सवाल हैं आप हमें यूट्यूब पर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप हमसे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका डाउट जेन्युइन डाउट है, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत हो रही है हमारी सेकंड कैटेगरी से, दैट इज़ कॉपीराइट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, सिंपल सा, सिर्फ आपको लर्न करना है, बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाना है। जब कॉपीराइट पढ़ेंगे तब हम लोग डीप में पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1847। 1847 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम पर जो टर्म दिया जाता था, मतलब प्रोटेक्शन कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, वो बोला जाता था कि लाइफ टाइम के लिए दिया जाएगा प्लस 7 years आफ्टर डेथ। अब लाइफ टाइम का मतलब ये थोड़ी कि आप जब तक अजर अमर हैं, नहीं हो रहा तब तक दिया जाएगा, ऐसा नहीं। बट उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था नॉट मोर देन 42 ईयर्स इन टोटल। ये सबसे पहले शुरुआत हुई कब? आपका 1847 में। सबसे पहले शुरुआत हुई 1847 में। और जो आपको टर्म मिलता था कॉपीराइट का, उस टाइम पर जो भी ऑथर वगैरह होते थे उनको दिया जाता था, बोला जाता था लाइफ टाइम प्लस 7 years आफ्टर डेथ। लाइफ टाइम को दिया जाता था, मतलब कि ऐसा नहीं होता था कि लाइफ टाइम मतलब कि आपको मिल ही गया बस, ऐसा नहीं है। आपकी डेथ के बाद 7 साल तक, डेथ के बाद आपका, जब तक आपकी डेथ नहीं हो रही तब तक, प्लस डेथ के बाद प्लस 7 years और ऐसा। सो टोटल आपको होना चाहिए 42 ईयर्स, मतलब टोटल आपको बस इतने ही साल के लिए मिलेगा, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1914 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 ऑफ द यूके। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकते हैं कि कॉपीराइट एक्ट 1914 किस पे बेस्ड है। जैसे आपको याद होगा कि हमने आपको जब पढ़ाया था पेटेंट में लास्ट लेक्चर में, एक्ट 6 ऑफ 1856, और ये किस पे बेस्ड था तो आपको पता होना चाहिए, ये ब्रिटिश पेटेंट लॉ, ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर बेस्ड था, ठीक है। वहीं से तो लिया गया था। सेम ऐसे ही जो आपका कॉपीराइट एक्ट 1914 है, ये आपका इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट, यूके का इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 से लिया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद ये जो हमारा कॉपीराइट एक्ट 1914 था, इसको रिप्लेस किया गया द कॉपीराइट एक्ट 1957 से, और फाइनली आज की डेट में यही एक्ट हमारा लागू है। जैसे हमने आपको पेटेंट में बताया था, सेम वैसे ही कॉपीराइट में है। इसका अमेंडमेंट हुआ है 6 टाइम्स, ध्यान रखिएगा 6 टाइम्स। पेटेंट का हुआ है 3 टाइम्स, इसका हुआ है 6 टाइम्स। अब जो सवाल था पिछले वीडियो के में कमेंट किया था किसी कैंडिडेट ने, उन्होंने बोला था कि जन विश्वास एक्ट के थ्रू, जो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसमें भी आपके चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए। मैंने आपको फिर बोला बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं, इसलिए हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। मेजर जो अमेंडेड हुए हैं वो ओनली 6 टाइम्स हुए हैं। लास्ट अमेंडेड हुआ था 2012 में। यही है हमारा जो मेजर अमेंडेड। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो आप करेक्ट आंसर करके आएंगे 6 नॉट 7, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ है, ऑब्वियस है, बट माइनर है। मैंने आपको बताया फीस वगैरह चेंजेस करनी है, और भी कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस चेंजेस, कि क्या कितना टर्म बढ़ाया जाएगा, जेल इनको मिल रही है, जेल वाला टर्म हटा दिया गया, फाइन कितना लग रहा है, 5,000 रुपये लग रहा है, उसको 8,000 कर दिया, उसको 10,000 कर दिया, फॉर्म की फ़ीस कितनी है उसको बढ़ा दिया, थोड़े थोड़े चेंजेस कर देते हैं। ये तो वो इसमें आया इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपने देखा, आपने सुना होगा, कभी कभी रूल्स भी आते हैं, जैसे ट्रेडमार्क में हुआ था। तो क्या होता है रूल्स में, क्या होता है रूल्स में जो माइनर चेंजेस किए जाते हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू नहीं होते, वो रूल्स के थ्रू किए जाते हैं। तो सेम वही चीज़ भी है यहाँ पर भी, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। तो टोटल 6 टाइम्स इसका आपका कॉपीराइट एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है, और ये क्यों क्यों हुआ है ये आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला अमेंडमेंट हुआ था 1983 में, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिक परफॉर्मेंस का कुछ इशू था, तो उसकी वजह से उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया। 1984 में वीडियो पायरेसी और इन्फोर्समेंट को, मतलब वीडियो पायरेसी को और सुरक्षा देनी थी, इसलिए 1984 में अमेंडमेंट किया गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्शन देना था। फिर 1992 के बाद 94, 1999 और लास्ट जो हुआ ये 2012 में। ये भी आप देख सकते हैं कि क्यों किया गया। WIPO इंटरनेट ट्रीटीज़ पर समझौता हुआ, जिसकी वजह से हमें 2012 में कॉपीराइट एक्ट को अमेंडमेंट करना पड़ा। सो बेसिकली टोटल ये हमारे 6 अमेंडमेंट्स हैं जो कि कॉपीराइट से रिलेटेड है।
तो सेकंड कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो गई। कब इसकी शुरुआत हुई, कौन सा एक्ट अभी लागू है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमने लास्ट में एकदम वीडियो के लास्ट में आपको समरी के फॉर्म में दिया है। यहाँ पर आप पूरा A to Z कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कौन कौन से एक्ट लागू हैं, पहला एक्ट कब चालू हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं, ये समरी हम पूरी आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सो कॉपीराइट हो गया। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज ट्रेडमार्क्स। द फर्स्ट स्टैट्यूटरी लॉ रिलेटेड टू ट्रेडमार्क्स इन इंडिया वॉज द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1940। भारत में जो सबसे पहला एक्ट था वो था ट्रेडमार्क एक्ट 1940, विच वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1938 ऑफ द यूके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1938, यूके का जो ट्रेडमार्क एक्ट 1938 था वहाँ से लिया गया है और ये बना है हमारा ट्रेडमार्क एक्ट 1940। इसके बाद इसको रीनेम किया गया और रीनेम करने के बाद इसको बोल दिया गया ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क्स एक्ट 1958। ठीक है, रीनेम हुआ और सॉरी, और इसके कुछ टाइम के बाद लगभग 40 साल के बाद इस एक्ट को रिपील किया गया, नया एक्ट आया, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। कौन सा आया? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अब अमेंडमेंट इसका कब हुआ। अगर आपसे करेक्ट आंसर पूछते हैं कि ट्रेडमार्क एक्ट में अमेंडमेंट कब हुआ है, बहुत सारे लोग बहुत गलत आंसर करते हैं, आंसर करके आते हैं 2017, बट ये गलत है। ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, ये रूल आया था, नया एक रूल आया था। मैंने आपको क्या बोला, रूल कौन, अमेंडमेंट किसके थ्रू होता है? संसद के थ्रू होता है। जो एक्ट होता है, एक्ट में जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं वो संसद के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू किए जाते हैं। लेकिन जो रूल होता है ये कौन लाता है? ये लाता है जब कुछ भी माइनर चेंजेस करने हैं, मान लीजिए कोई फॉर्म में चेंजेस करना है, फॉर्म नंबर चेंज करना है, या कुछ उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज करना, किसी भी एप्लीकेशन का फीस चेंज करना है, वो सब किसके थ्रू आता है? रूल के थ्रू, जो माइनर चेंजेस होते हैं। ये कौन लाता है? ये लाता है या तो हमारी गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर करके आते हैं 2017, जबकि ये गलत है। इसमें एक ही अमेंडमेंट हुआ है 2010 में, और अमेंडमेंट कौन करता है? अमेंडमेंट करता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट से ही होता है ये। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 वॉज अमेंडेड ट्वाइस। ट्वाइस नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। दूसरा जो अभी हुआ है 2023 में, जो कि लास्ट वीडियो में पूछा गया था, उन्होंने बोला था, बट हम उसको इंक्लूड नहीं करते। देखा जाए तो एक तरह से लीगली तो हुआ है, बट उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि माइनर चेंजेस से। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर करना है 2010। तो 2010 ट्रेडमार्क्स अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था, और दूसरा जन विश्वास एक्ट 2023, बट इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजरल मैटर्स आर गवर्न्ड बाय द ट्रेडमार्क्स रूल 2002 विच वर रिप्लेस बाय द ट्रेडमार्क्स रूल्स 2017। सो छोटे मोटे चेंजेस थे वो ट्रेडमार्क रूल्स 2002 के समय किए गए, और उसके बाद उसको रिप्लेस करके ट्रेडमार्क रूल्स आए 2017 में, जिसमें कुछ माइनर चेंजेस किए गए। बट अमेंडेड जो हुआ, जो अमेंडमेंट किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ था 2010 में। फिर जन विश्वास एक्ट 2023 के थ्रू भी चेंजेस किए गए, बट वो हम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है तो हम उसका आंसर नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। इसको थोड़ा सा समझिए, इन्होंने क्या बोला है। इंडिया एज अ मेंबर ऑफ WTO enacted the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999। ठीक, सबसे पहले आया कौन सा? GI एक्ट 1999। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कब शुरुआत हुई भारत में, सीधा आंसर है 1999, सबसे पहला आया था GI एक्ट। लेकिन लागू कब हुआ ये भी जानना जरूरी है। 15 सितंबर 2003 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003। लेकिन ध्यान रखना है, इसका नाम क्या था? नाम था GI एक्ट 1999। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इसको ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी है, इसमें लिखा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैव बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 2022(1) ऑफ द WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। अभी आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 जो है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, बेसिकली GI की आपको डेफिनेशन बताता है। और ये आर्टिकल 2022 कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ट्रिप्स का। ये जब हम लोग चैप्टर अपना पढ़ेंगे ट्रिप्स वाला, WTO वगैरह, तब वहाँ पर पूरा डिटेल में हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रिप्स के अंदर ये ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था, इसमें एक आर्टिकल 22 है। ये आर्टिकल 22 क्या कहता है? कहता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आर फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एग्रीमेंट इंडिकेशंस
which identify a good as originating in the territory or a member or a region or locality in that territory where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin। मतलब कि geographical indication एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा चिन्ह बोल सकते हैं, निशान बोल सकते हैं, या ऐसा सिंबल, एक ऐसा प्रोडक्ट और सिंबल है जो स्पेसिफिक किसी एक रीजन, किसी एक कंट्री, किसी एक एरिया को डिफाइन करता है। बात समझ गए? मतलब जैसे मान लीजिए सपोज कोई एक प्रोडक्ट है तो स्पेसिफिक उसी रीजन को डिफाइन करेगा और उसी रीजन की वजह से ही उसकी रेपुटेशन है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग चाय। तो दार्जिलिंग चाय जो है ये क्या है? जीआई है, इसे हम बोलते हैं जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब बेसिकली ये क्या डिफाइन कर रहा है? दार्जिलिंग टी, ये टी है, जो प्रोडक्ट है वो है टी। प्रोडक्ट किसको डिफाइन कर रहा है? उस प्लेस को, दार्जिलिंग उस प्लेस को डिफाइन कर रहा है और इसी प्लेस से इस चाय की रेपुटेशन इस पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई? सो बेसिकली आर्टिकल 22 ट्रिप्स एग्रीमेंट का हमें बताता है कि ये मतलब होता है जीआई क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। आगे बात समझ में? तो ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और सबसे पहला एक्ट आया जीआई एक्ट 1999। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रेड सीक्रेट। इसके ऊपर कोई भी लॉ या कानून या एक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लॉ हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉपीराइट लॉ है, लॉ ऑफ इक्विटी एंड कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ है, जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा हम इसको गवर्न कर सकते हैं, बट इसके ऊपर स्पेसिफिक कोई भी लॉ नहीं है। ट्रेड सीक्रेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, कोका कोला। कोका कोला वाले जो अपनी ड्रिंक बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता है। ये आज तक किसी को नहीं पता है, इसीलिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेड सीक्रेट्स का कोका कोला। कोका कोला वाले जो अपनी ड्रिंक बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, क्या उनका मिक्सचर है, क्या उनका प्रोडक्ट है, क्या है, किसी को नहीं मालूम है, वो आज तक सीक्रेट रखा गया है। ठीक है, और इसीलिए इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक भारत में कोई कानून नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा SICLD। थोड़ा सा इसको भी समझिए, SICLD। ठीक है, 2000 में बना SICLD एक्ट, SICLD एक्ट 2000। क्या है ये? ध्यान से समझिए। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड लेआउट डिजाइंस। Various organizations including WTO and TRIPS agreement laid down rules and regulations regarding the protection of semiconductor integrated circuits and layout designs। ठीक है, India being a member of the WTO also passed an act called the SICLD Act 2000। So भारत ने सबसे पहला एक्ट जो लागू किया वो था SICLD एक्ट 2000। और ये क्या कह रहा है? ये एक्ट जो है ये ट्रिप्स कंप्लाइंट है और फुलफिल्स करता है ट्रिप्स एग्रीमेंट के जो आर्टिकल 35 से 38 में लिखा है, उस पूरी कंडीशन को ये फुलफिल करता है, जो हमारा ये SICLD एक्ट है। देखिए जितने भी एक्ट बने हैं भारत में, इनको सबको ट्रिप्स के जो भी कंप्लायंस है उनको फॉलो करना ज़रूरी है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। हर एक कंट्री बाध्य है, हर एक, सिर्फ भारत ही नहीं और भी दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको सबको ट्रिप्स एग्रीमेंट को या ट्रिप्स कंप्लायंस को फॉलो करना, उनको उनकी हर एक बात मानना हर एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है और वो बाध्य भी हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही भारत ने जितने भी अपने कानून बनाए हैं वो सब ट्रिप्स एग्रीमेंट को ध्यान में रख के बनाए हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट को ध्यान में रख के ये सारे कानून बनाए गए हैं और अगर किसी कानून में ऐसा लगता है कि वो ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तब हम क्या कर देते हैं, तब बेसिकली हम उस कानून में अमेंडमेंट कर देते हैं और उसको ट्रिप्स कंप्लायंस के लिए हम बना देते हैं। अभी इसका आगे एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आने वाला है, मैं भी आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए ये आ गया, उसी का एग्जाम्पल है, हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छा है। प्लांट वेराइटीज़, ये क्या है? द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एक्सक्लूडेड, ध्यान से सुनिएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी इन 1999 अमेंडमेंट्स। 1970 में भारत का पेटेंट एक्ट आया था, तो पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है, इसमें इन्होंने 1999 में अमेंडमेंट किया। मैंने आपको बताया था ये अमेंडमेंट क्यों किया गया था, ट्रिप्स के कंप्लायंस को इन्हें क्या करना था,
क्या करना था, फॉलो करना था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को बोल दिया कि हम पेटेंट नहीं देंगे। लेकिन ट्रिप्स ने क्या बोला, ट्रिप्स क्या बोलता है, टू कंप्लाई विद द मैंडेट ऑफ द आर्टिकल 27.3b ऑफ द ट्रिप्स। यहाँ पर देखिए वो आर्टिकल लिखा हुआ है नीचे आपके सामने, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसका ही ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ये क्या कहता है, इन्होंने बोला है कि मेंबर्स में ऑल्सो एक्सक्लूड फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी सर्जरी है, कोई डायग्नोस्टिक है, ठीक है, इसको आप ह्यूमंस का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप पेटेंट मत दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप प्लांट्स को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप एनिमल्स को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि आपको जो प्लांट की वेराइटीज़ है, मेंबर्स शैल प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़। मतलब आपको प्लांट की वेराइटीज़ को तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। आप प्लांट को मत दीजिए, आप ह्यूमंस को मत दीजिए, आप एनिमल्स को मत दीजिए, आप ह्यूमंस की जो सर्जरी हो रही है, जो डायग्नोस्टिक हो रही, डायग्नोसिस हो रहा है, उसको आप किसी को आप प्रोटेक्शन मत दीजिए। लेकिन आपको जो प्लांट वैरायटी है उसको आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अब कैसे देना पड़ेगा, आइदर बाई पेटेंट्स, या तो पेटेंट एक्ट के थ्रू देना पड़ेगा, और बाई एन इफेक्टिव सुई जेनेरिस सिस्टम। अब ये सुई जेनेरिस सिस्टम क्या होता है, कोई कंट्री अपना एक अलग सिस्टम बनाता है, उसे सुई जेनेरिस सिस्टम बोला जाता है, लीगल मतलब कानून की भाषा में, आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या बोला कि आपको भैया प्लांट वैरायटीज़ को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, बाकी आप दो चाहे ना दो। तो भारत ने क्या किया, भारत ने बोला कि देखो भैया हम पेटेंट तो नहीं देंगे, प्लांट्स और एनिमल्स को हम पेटेंट तो नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे आपने जो बोला है कि प्लांट वैरायटीज़ को प्रोटेक्शन देना चाहिए, तो हम प्लांट वैरायटीज़ को प्रोटेक्शन दे देंगे। और इसी के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इसी के लिए 1999 में आपको पता होगा अमेंडमेंट किया था। उस अमेंडमेंट में इन्होंने ये बोल दिया था कि हम ये प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह इनको सबको नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप मत दो, लेकिन आप प्लांट वैरायटीज़ को प्रोटेक्शन दो। और इसके लिए फाइनली इन्होंने अपना एक नया जो है क्या बोलते हैं एक्ट बना दिया, और उस एक्ट का नाम दे दिया PPV एंड FR एक्ट 2001, ठीक। क्योंकि भाई ट्रिप्स क्या कहता है, ट्रिप्स कहता है कि प्लांट वैरायटीज़ को प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। ट्रिप्स क्या कहता है, प्लांट वैरायटीज़ को प्रोटेक्शन करना ज़रूरी, ये ट्रिप्स कहता है। तो इंडियन का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अलग से अपना एक कानून बना देते हैं, और उन्होंने उसको नाम दे दिया PPV एंड FR एक्ट 2001। PPV प्लांट वेराइटीज़, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम प्लांट वेराइटीज़ को तो प्रोटेक्शन देंगे ही देंगे, साथ ही साथ फार्मर्स को भी कुछ राइट्स देंगे, साथ ही साथ हम फार्मर्स को भी, किसानों को भी कुछ राइट्स देंगे। तो उसके लिए उन्होंने अलग से एक बना दिया PPV एंड FR एक्ट 2001। बात आ गई आपको समझ में, क्लियर। देखिए फिर से समझाता हूँ। पेटेंट एक्ट आया 1970 में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1999 में भारत ने अमेंडमेंट किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, क्योंकि ट्रिप्स के जो हमारे 1 जनवरी 1995 को ट्रिप्स एग्रीमेंट हो गया था, भारत ने भी उस पर साइन कर दिए थे। तो उनको क्या करना था, ट्रिप्स के जो भी प्रोसीजर्स थे, मतलब बेसिकली जो भी उनके कंप्लायंस थे, उनको सबको फॉलो करना था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें ये सारी चीज़ें हटा दी थी, प्लांट्स वगैरह एनिमल्स। बट ट्रिप्स कह रहा था नहीं, आपको प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा, आप उनको मत दो, लेकिन प्लांट वैरायटीज़ को दो, ज़रूर दो। तो उन्होंने कहा अब हमने वो हटा दिया, हम ऐसे कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक, हम एक काम करते हैं, हम सुई जेनेरिस सिस्टम मतलब अपना खुद का हम एक्ट बना देंगे, और उसमें हम इनको प्रोटेक्शन दे देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने फिर नया एक्ट बना दिया 2001 में, PPV एंड FR एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। और उन्होंने बोल दिया इसमें हम आपका जो प्लांट वैरायटीज़ है उसको भी प्रोटेक्शन दे देंगे, और जो फार्मर्स राइट्स हैं उसको भी हम प्रोटेक्शन दे देंगे। और ये बन गया फाइनली PPV एंड FR एक्ट 2001। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आप सबको पता है कि भारत में जो पेटेंट एक्ट था उसका इन्होंने अमेंडमेंट किया था, उसका रीनेम किया गया था, उसमें डिज़ाइन ऐड किया गया था। तो उन्होंने बोला था कि द पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस एक्ट 1872। सो भारत में अगर देखा जाए इससे रिलेटेड, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड पहला लेजिस्लेशन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है भारत में पहला विधेयक या कानून कब आया, तो आपको ये पता होना चाहिए 1872 में, और वो था द पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट इन 1872, ठीक। किस लिए दिया जाता था, जो भी डिज़ाइन वगैरह या जो इन्वेंटर थे या जो हमारे क्या बोलते हैं क्रिएटर थे, उनको प्रोटेक्शन देना था, सिंपल सी बात है, उनके डिज़ाइन के लिए, तो इसलिए ऐड किया गया था। द एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस एक्ट इन 1907।
1907 में इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया, विच वॉज लेटर बिकेम द बेसिस फॉर द इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइंस एक्ट 1911। बाद में क्या हो गया, पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट 1911 हो गया, ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। 1970 में इन्होंने पेटेंट का एक अलग ही एक्ट बना दिया, पूरा अलग कर दिया, पेटेंट अलग कर दिया, डिजाइन अलग कर दिया। 1970 अ सेपरेट एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर द पेटेंट एक्ट 1970, और जो डिजाइन का था उसको उन्होंने एज इट इज रखा, इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट 1911। कब तक, 2000 तक। और उसके बाद फाइनली 2000 में डिज़ाइन एक्ट 2000 पास किया गया, जो कि 2001 से लागू हो गया। तो डिज़ाइन एक्ट 2000 ये आज भी लागू है। लेटेस्ट जो हमारा एक्ट है दैट इज़ डिज़ाइन एक्ट 2000, जो कि रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से। और लास्ट में हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। अब ये बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन क्या, थोड़ा इसको भी समझिए। देखिए, बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जैव विविधता, सीधी सी बात है। जैव विविधता मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक, मतलब कि जो भी आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था ये बेसिकली किसके लिए था, फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए, और जो आपका पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उनके लिए था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किसके लिए था, जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए था। ठीक, 1988 में क्या आया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, जो कि आपकी किससे रिलेटेड थी, फॉरेस्ट से। अब ये पॉलिसी आई किस लिए थी, ये आई थी कि हमें उसके जो मैनेजमेंट करना है बायोडाइवर्सिटी का, उस पर जोर देना था, बायोडाइवर्सिटी पर, और फॉरेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए ये आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। In 1988, the National Forest Policy was passed, which brought revolutionary changes in the conservation and management of biodiversity. और उसके बाद 1992 में क्या हुआ, 1992 में बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ। इसी के बेसिस पे भारत ने अपना एक नया कानून बना दिया और उसको बोल दिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब देखिए एक चीज़ समझिए, ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसको समझिए। जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBT 1992 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 1992 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बनाया गया, क्योंकि इसका स्कोप भी काफ़ी ब्रॉड था। ये जो हमारे पहले के कानून थे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इनका स्कोप जो था वो लिमिटेड था, है ना। इनका स्कोप सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड था, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तक ही लिमिटेड था। अब इसमें क्या होता था, इसमें ये कहाँ तक लिमिटेड था, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भाई किसी कानून की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब ये हमारे पास सब कुछ है तो हमें ज़रूरत क्यों है। हमें ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जो भी पुराने एक्ट थे वो सिर्फ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तक ही लिमिटेड थे, उन तक ही सीमित थे। लेकिन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया, ये इन्होंने बोला कि जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, या हम बोल सकते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में हुआ था। इन्होंने बोला कि जब ये कन्वेंशन के थ्रू हमें उसकी सारी चीज़ें, उसके नॉर्म्स हमें फॉलो करने हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है। हमें और भी जो लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह हैं उनको भी प्रोटेक्शन देना है, तो हमें ये सारे कंप्लायंस तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने फाइनली 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया और बोल दिया इसमें क्या होगा। इसमें इन्होंने बोला कि हम फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ हो गया, इसके अलावा प्लांट्स हो गए आपका, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हम जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो, और उसके साथ ही साथ जो हमारा लोकल कम्युनिटीज़ है, हम इनको भी प्रोटेक्शन देंगे, लोकल कम्युनिटीज़ को। सो बेसिकली इस वजह से ये एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पुराने एक्ट हमारे सिर्फ लिमिटेड थे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तक ही सीमित थे, इसलिए हमको ये वाला एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और इसके बाद एक लास्ट में हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, वो कुछ ऐसा बहुत डीप में पढ़ने वाली चीज़ नहीं, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी ना तो कोई एक्ट है ना कुछ है, सेम जैसे ट्रेड सीक्रेट है वैसे ही ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं, पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है बस उसी को हम लोग समझ रहे हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, उसके लिए ना तो कोई एक्ट है ना ही कोई स्पेसिफिक लॉ है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग ये टेबल पर आ चुके हैं। ये टोटल हमारी 10 कैटेगरीज हैं। इसमें देखिए हमने वो सारी चीज़ें जो आपसे बात करी हैं वो यहाँ पर हमने समअप कर दिया है, ताकि आपको
आपके लिए जो पढ़ाई है वो आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो, आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं आपको ये टेबल दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको सिर्फ पढ़ा देता तो आपको चीज़ें थोड़ी सी हौच पौच हो जाती हैं, आपको थोड़ी दिक्कत होती। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि पहली कैटेगरी है पेटेंट। इसका पहला लॉ आया था एक्ट 6 ऑफ 1856, और भारत में जो अभी चल रहा है वो है पेटेंट्स एक्ट 1970। कब कब अमेंडमेंट हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं। जन विश्वास एक्ट वाले जो भी अमेंडमेंट है ये इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, मतलब हुए हैं लीगली, ऑफ कोर्स हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी पेनल्टीज वगैरह चेंजेस करने के लिए हुए हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो लेकिन हम उनको अगर क्वेश्चन में आता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अमेंडमेंट हुआ है, स्पेसिफिक पूछता है तब बात अलग है। अदरवाइज पेटेंट में टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 3 ही हुए हैं। और आपका जो कॉपीराइट में टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 6 ही हुए हैं। ट्रेडमार्क में कितने हुए? 1 ही हुआ है, ठीक है। रूल्स के थ्रू चेंजेस होते हैं तो रूल्स के थ्रू वो हम अमेंडमेंट नहीं मानते हैं, वो रूल्स अलग होता है, अमेंडमेंट अलग होता है। और रूल्स कौन लागू करता है, अमेंडमेंट कौन करता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये पूरा का पूरा हमारा टेबल है और हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा हमारा लेक्चर है। देखिए अभी हम लोग सिर्फ जो कैटेगरीज हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर 10 कैटेगरीज लिखी, अब एक एक करके हम लोग इन कैटेगरीज की शुरुआत करेंगे। जब इनमें घुसेंगे हम लोग तब हमको असली मजा आएगा, ठीक है ना। जब इनको डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा सेक्शन किसके लिए है, किस सेक्शन का क्या मीनिंग है, अच्छा इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये वर्ड का मीनिंग कहाँ पर डिफाइन है, किस सेक्शन में डिफाइन है, क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं, ऑफेंसेस होते हैं तो उसका क्या क्या, जैसे मान लीजिए कोई धोखाधड़ी करता है तो उसके लिए उसको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकते हैं, क्या क्या ऑफेंसेस, और साथ ही साथ क्या डिफेंस कर सकते हैं हम, वो सब कुछ पूरा पूरा हम डीप में पढ़ेंगे जब हम पूरा एक एक कैटेगरी अब हम अपनी आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पेटेंट एक्ट 1970 से। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको क्या बोला, इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आईपीआर आपका पूछा जाता है, आप पूरे में पूरा स्कोर करेंगे, क्योंकि मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, A to Z पूरा डीप में पढ़ाऊंगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है iprguru.in@gmail.com। कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह की, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका डाउट रहा तो हम आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और ये आप मान के चलिए कि आपने अगर इस लेक्चर सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लिया, अच्छे से देख लिया, कोई भी एग्ज़ाम हो, जी हाँ, बहुत मैं बोल रहा हूँ आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका आईपीआर सब्जेक्ट आता है, आप पूरे में पूरा स्कोर करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा, जब आप देख लेंगे, आपको पढ़ भी लेंगे, आपका पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा आईपीआर, आपको खुद समझ में आएगा। इतना डीप में और इतना रिसर्च कर करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं लगता है शायद आपको ऐसा कहीं पर भी कंटेंट मिलने वाला है। सो बने रहिएगा हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और बस आप सिर्फ पढ़ते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।